नमस्कार दोस्तों। अवकाश नियम लीव रूल्स के भाग 2 में आज हम अर्जित अवकाश और चिकित्सा प्रमाण पत्र पर दिए जाने वाले अवकाश पर चर्चा करेंगे। पिछले वीडियो में मैंने अवकाश नियमों पर सामान्य चर्चा किया था और लगभग बताया था कि कितने प्रकार के अवकाश नियम होते हैं और उनमें से महत्वपूर्ण अवकाश नियम फाइनेंशियल हैंडबुक वॉल्यूम 2 के मूल नियम 81B में है। 81B में 4 मैंने आपको बताया। एक तो बताया अर्जित अवकाश, दूसरा बताऊंगा चिकित्सा प्रमाण पत्र अवकाश। आज हम इन 2 अवकाशों पर चर्चा करेंगे। तीसरा आपका 81B3 में निजी कार्य पर लिया जाने अवकाश है और 81B के सबसेक्शन 4 में लघुदत्त यानी कि कम्यूटेड अवकाश की बात है। तो सबसे पहले हम अर्जित अवकाश पर चर्चा करेंगे। पिछले वीडियो का आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, उसके नोट्स बना लीजिएगा, जिससे कि आपको अर्जित अवकाश के बारे में जानकारी हमेशा संक्षेप में बनी रहे। अगर क्वेश्चन आ जाता है कि सामान्य अवकाश नियमों की चर्चा कीजिए, तो आप सारे अवकाश नियमों की चर्चा करेंगे। आप बताएंगे कि मूल नियमों में कौन कौन से अवकाश है, सहायक नियमों में कौन कौन सा अवकाश है, ये अवकाश कब दे होते हैं। तो अर्जित अवकाश मूल नियम 81B1 में है। मैंने पहले बता दिया 81B में 4 अवकाश नियम है, B1, B2, B3, B4 और 81। ऐसे ही सहायक नियम इन चारों के 157 A1, A2, A3, A4। अस्थायी कार्मिकों को सहायक नियम से दिए जाते हैं अवकाश और स्थायी कार्मिकों को मूल नियम से। तो देखिए, मूल नियम 81B1 में स्थायी कार्मिकों के लिए है और सहायक नियम 157 A1 में अस्थायी कार्मिकों की सेवावत के आधार पर है। अर्जित अवकाश जमा की अधिकतम सीमा के 300 दिन तक होता है। आपको सरकारी कर्मचारी आपको पता ही होगा कि अर्न लीव 300 दिन तक होता है। साल में 31 दिन की अर्न लीव जोड़ी जाती है और जोड़ने का एक तरीका है। 1 जनवरी को हम 16 दिन लिख देते हैं और 1 जुलाई को हम 15 दिन अर्जित अवकाश का गणना करते हैं। जैसे कि आपकी कोई भी मान लीजिए 280 दिन की इस समय अवकाश है और जैसे 1 जनवरी 2025 आएगा तो 1 जनवरी को 16 दिन कार्याध्यक्ष जो भी सेवा पुस्तिका का संरक्षण कर रहा होगा वो उसमें 16 दिन और जोड़ देगा। तो अर्जित अवकाश की गणना जो 31 दिन एक साल में दिया जाता है अर्जित अवकाश, वो 1 जनवरी को 16 दिन दिया जाएगा और 1 जुलाई को 15 दिन दे दिया जाएगा। अब आता है कि ये अवकाश लिया कैसे जाएगा और कितने दिनों के लिए जाता है। ध्यान रहे, संपूर्ण अवकाश काल अगर भारत में व्यतीत किया जा रहा है, मान लीजिए आप कोई अवकाश ले रहे हैं अर्जित अवकाश और भारत में व्यतीत करने के लिए ले रहे हैं, तो आपको 120 दिन से ज़्यादा का अवकाश नहीं दिया जाएगा अर्जित अवकाश। और आप विदेश जा रहे हैं तो आपको 180 दिन का अवकाश दिया जाएगा, 6 महीने का। मान लीजिए कुछ अवधि आप देश में रहेंगे और कुछ अवधि विदेश में रहेंगे, तो कितने दिनों का अवकाश होगा। तो ऐसी दशा में भी 180 दिन का होगा, जिसमें आप देश में 120 दिन से अधिक नहीं रहेंगे। 120 दिन से आप अधिक नहीं रहेंगे तो आपको 180 दिन का देश और विदेश दोनों मिलाकर आपको अवकाश मिल जाएगा। तो बात समझ में आ गई। 31 दिन का अवकाश हर वर्ष, प्रत्येक वर्ष आपके अर्जित अवकाश के लेखा में जोड़ा जाता है। अगर आपको अवकाश लेना है अर्जित अवकाश और देश में रहना है तो अधिकतम 120 दिन का मिलेगा। अगर विदेश में अवकाश को उपभोग करना है तो 180 दिन का आप अधिकतम ले सकते हैं। और देश और विदेश दोनों मिलाकर आप एक साथ लेना चाहते हैं, आप ये एप्लीकेशन दें कि महोदय मैं देश में भी रहूँगा और विदेश में जाऊँगा और 180 दिन का मैं चाहिए, तो फिर उसमें लिखा जाएगा कि किसी भी दशा में आप 120 दिन से ज़्यादा देश में निवास नहीं करेंगे इन 180 दिन में, तो आप 180 दिन का ले सकते हैं देश और विदेश मिलाकर।
अब आता है अवकाश वेतन। आपको मैंने बताया कि इसके टिप्पणी में लगती है अवकाश वेतन के बारे में। अवकाश वेतन मूल नियम 87A1 ये आएगा ही आएगा आपको। देखिए 81B1 में अर्जित अवकाश के बारे में है और मूल नियम 87A में आपके इन सभी के अवकाश नियम हैं। जैसे 87A1 में आपको मिलेगा अर्जित अवकाश का अवकाश वेतन। मूल नियम 87A2 में आपको मिलेगा चिकित्सा प्रमाण पत्र पर अवकाश नियम। मूल नियम 87A3 में निजी कार्य पर लिया जाने वाला अवकाश। और मूल नियम 87A4 में मिलेगा आपको लघुदत्त यानी कमिटेड लीव। यानी कि आपको इसी सीरियल से अगर आपने अवकाश याद कर लिए, अर्जित अवकाश, चिकित्सा अवकाश, चिकित्सा अवकाश के बाद आपने निजी कार्यों का अवकाश और फिर आपका लघुकृत अवकाश, अगर आपने इस सीरियल में याद कर लिए नाम तो फिर आपको याद करने में दिक्कत नहीं होगा। 81B1, B2, B3, B4 और इनका अवकाश वेतन आप याद करेंगे 87A1, A2, A3, A4। ठीक है, तो ये अब आता है कि अवकाश वेतन क्या मिले। अवकाश वेतन कहते क्या है? जब कोई व्यक्ति अवकाश में जाता है तो अवकाश में जाने वाले माह के पूर्व माह में जो वेतन उस कार्मिक को मिल रहा होता है वही वेतन उसे अवकाश में रहते समय भी दिया जाएगा। इसे ही हम अवकाश वेतन कहते हैं। आप देखिए, अर्जित अवकाश काल में किसी कर्मचारी को उसी दर से अवकाश वेतन प्राप्त होगा जिस दर से वह अवकाश पर प्रस्थान करने से ठीक पूर्व वेतन प्राप्त कर रहा था। यही अवकाश वेतन आपका चिकित्सा प्रमाण पत्र में भी लिखा जाएगा, यही परिभाषा है। और यही परिभाषा आपकी निजी कार्य पर जब आप वेतन व अवकाश लेंगे, जो कि हम अगले टॉपिक में, अगले वीडियो में उसको उल्लेख करेंगे, उस पर भी यही नियम आएगा। अवकाश वेतन की डिफिनीशन समान है, इसलिए याद रखिएगा। अर्जित अवकाश का अग्रिम मैंने बता दिया, 31 दिन आपको मिलते हैं। 1 जुलाई को 16 दिन और 1 जनवरी को 16 दिन और 1 जुलाई को 15 दिन। एक दिन हर माहवार अगर गणना की जाए तो प्रत्येक माह के लिए 2.5 दिन अर्जित अवकाश देय होता है। 2.5 दिन का 2.5 दिन एक माह में अर्जित अवकाश देय होता है। ये हम क्यों कह रहे हैं, उसका रीजन है, कभी प्रश्न आ जाएगा कि किसी कर्मचारी ने 10 मार्च को सेवा में योगदान दिया, तो ये बताइए 30 जून को उसके अवकाश अभिलेखों में, अवकाश लेखा में कितना अर्जित अवकाश है। तो मैंने आपको बताया कि 10 मार्च को उसने ज्वाइन किया है, तो मार्च तो पूरा महीना हुआ नहीं, तो आप कहेंगे कि एक महीने में अगर 2.5 दिन है तो फिर 20 दिन का हम उसी हिसाब से अनुपात निकाल लें, जो आएगा वो उतने दिन हो जाएंगे। वो गलत है। जो भी अवकाश के महीने होते हैं वो पूर्ण महीने होने चाहिए। कहने का मतलब, कोई व्यक्ति किसी माह में ज्वाइन करता है, 10 तारीख को, 15 तारीख को, 20 तारीख को, किसी भी तारीख को ज्वाइन करता है, तो उस माह का उसे अर्जित अवकाश नहीं दे होगा। यानी कि मार्च का उसे अवकाश नहीं दे होगा। अप्रैल, मई, जून, अगर अप्रैल, मई, जून 3 महीने को जोड़े हैं तो 7.5 दिन निकलते हैं। एक माह में 2.5 दिन तो 3 माह में 7.5 दिन, तो ये 7.5 दिन राउंड फिगर 8 दिन में हो जाएगा। ध्यान रहे, 7.5 को हम 8 करेंगे, 7 नहीं करेंगे। तो इसीलिए लिखा गया है एक पूर्ण माह के लिए 2.5 दिन की दर से अर्जित अवकाश देय होता है। अवकाश वेतन का अग्रिम भी मिल जाता है। कभी कभी प्रश्न आएगा, क्या अवकाश वेतन अग्रिम दिया जा सकता है? तो बिल्कुल दिया जा सकता है। 4 माह तक का अवकाश वेतन अग्रिम दिया जा सकता है, लेकिन एक बार में 1 माह का ही भुगतान किया जाएगा। स्वीकृत 4 माह का हो जाएगा अग्रिम वेतन दिए जाने के लिए। मान लीजिए 4 महीने कोई व्यक्ति छुट्टी जा रहा है तो 4 महीने की उसकी स्वीकृत हो जाएगी, बशर्ते एक बार में उसे 30 दिन का अग्रिम वेतन अवकाश दे दिया जाएगा, अग्रिम अवकाश दे दिया जाएगा। यानी कि अग्रिम अवकाश जो दिया जाएगा, ये भुगतान, ये अवकाश पूरा करने के बाद ही मिलेगा। ठीक ना। अगला है कि एक प्रश्न ये भी बनता है कि ध्यान रहे कि अधिकतम हम 300 दिन तक ही अर्जित अवकाश को अपने जो
अवकाश लिखा है उसमें जोड़ सकते हैं। 300 दिन के बाद के जो अवकाश होते हैं वो लैप्स हो जाते हैं, उसको हम लिखते भी नहीं है कि आपको भले इसका इनकैशमेंट हमको 300 दिन का मिले, हम 315, 316, 331 हम लिख सकें, हमें यह भी अधिकार नहीं है, क्योंकि केवल अवकाश लेखे में 300 दिन के ऊपर की गणना की ही नहीं जाती है। ठीक है। और चूंकि इसमें अवकाश वेतन दिया जाता है, इसलिए इसका अवकाश लेखा भी बनाया जाता है। देखा होगा आपने सेवा पुस्तिका में इसका अवकाश लेखा बनाया जाता है। और इसी प्रकार चिकित्सा प्रमाण पत्र पर अवकाश के बारे में, लीव ऑन मेडिकल लीव के बारे में बात करते हैं। ये 81B2 में इसका उल्लेख है स्थायी कार्मिकों के बारे में, और 157A1 में अस्थायी कार्मिकों के बारे में है। स्थायी कार्मिक 12 माह तक ऑथराइज चिकित्सक प्रमाण पत्र पर कोई व्यक्ति 12 माह तक का चिकित्सा प्रमाण पत्र ले सकता है, स्थायी कार्मिक है। और विशेष मामलों में जब मेडिकल बोर्ड संस्तुत कर दे कि बीमारी गंभीर है तो 6 मास का अतिरिक्त चिकित्सा अवकाश मिल जाएगा। यानी कि एक स्थायी कार्मिक 18 माह तक चिकित्सा अवकाश पर रह सकता है। लेकिन अस्थायी कार्मिक, टेम्परेरी कार्मिक जो होता है, जिसकी सेवा 3 साल से कम है, अगर 3 साल से ज़्यादा है और वो अस्थायी बना हुआ है तो उस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, उसको फिर स्थायी की तरह ही 12 माह का मिलेगा। लेकिन अस्थायी कार्मिक जो सेवा जिसकी 3 साल से कम है, उसको 4 माह तक का चिकित्सा अवकाश प्राप्त हो सकता है। और इसके बाद उसे स्थायी कार्मिक की भांति उसको मिल जाएगा 12 माह का। लेकिन वो कार्मिक अगर अस्थायी रहता है तो जो 6 मास का अतिरिक्त अवकाश है जो मेडिकल बोर्ड की संस्तुति पर मिलता है, वो दे नहीं होगा। यानी कि 3 साल से अधिक सेवा अगर कोई व्यक्ति ने कर रखी है, अगर वो अस्थायी है, तो केवल उसको 12 माह तक का चिकित्सा अवकाश मिलेगा। अगर कोई व्यक्ति स्थायी है, अगर वो व्यक्ति स्थायी है, आपका परमानेंट है, तो उसको 18 माह का अधिकतम चिकित्सा अवकाश प्राप्त हो सकता है। लेकिन ध्यान रहे, चिकित्सा अवकाश पूरा करने के बाद जब वो ज्वाइन करेगा सेवा में, तो स्वस्थता प्रमाण पत्र को प्रस्तुत करने के बाद ही उसको ड्यूटी पर लिया जाएगा। अगर कोई कर्मचारी 1 माह से ज़्यादा के अवकाश पर है तो चिकित्सा स्वास्थ्यता प्रमाण पत्र पर द्वितीय राय लेनी चाहिए अधिकारी को। जो भी कार्याध्यक्ष है वो द्वितीय राय लेगा अगर कोई व्यक्ति 30 दिन से ज़्यादा का मेडिकल लीव लिए है, और यह द्वितीय राय मुख्य चिकित्सा अधिकारी से लेनी चाहिए। द्वितीय राय का आशय है कि उसके स्वच्छता प्रमाण पत्र और उसके प्रिस्क्रिप्शन भेजकर देखा जाएगा कि वास्तव में ये अवकाश लेने योग्य था अथवा नहीं। अवकाश वेतन डिफिनेशन वही है जो मैंने बताया था आपको अर्जित अवकाश पर। अर्जित अवकाश काल में किसी कर्मचारी, वैसे ही अगर कोई व्यक्ति मेडिकल लीव पर है तो मेडिकल लीव पर रहने वाले व्यक्ति को सरकारी सेवक को पूर्ण वेतन दिए होगा। ठीक है, अवकाश वेतन सरकारी सेवक को पूर्ण वेतन दिए होगा। और 12 माह के बाद, यानी कि जो मेडिकल बोर्ड के आधार पर 6 मास का अतिरिक्त चिकित्सा अवकाश मिलता है, तो 12 माह के बाद जो अतिरिक्त चिकित्सा अवकाश है उसमें अर्ध वेतन दिए होगा। यानी कि 12 माह तक तो मिलता है पूरा वेतन, और 12 माह से 18 माह के बीच का उसे अर्ध वेतन दिया होगा। इसका भी चिकित्सा प्रमाण पत्र पर भी अवकाश लेखा बनाया जाता है। तो आपके अर्जित अवकाश, चिकित्सा प्रमाण पत्र पर अवकाश के संबंध में ये वीडियो आपको कैसा लगा, इस पर आप अपनी राय दीजिएगा। अर्जित अवकाश, चिकित्सा प्रमाण पत्र पर अवकाश के संबंध में आपका कोई प्रश्न हो तो उस पर आप जरूर अपना कमेंट्स बॉक्स में अंकित कीजिएगा। कमेंट्स बॉक्स में इसका आपको जवाब दिया जाएगा। धन्यवाद।